सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आशीष पालीवाल और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ। ठीक है, क्लास टेंथ की बायोलॉजी। ठीक है, याद रखना बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक होने वाला है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, हमारा ये कोर्स किसको कवर करेगा, किन टॉपिक्स को, किन कंपटीशन, किन एग्ज़ाम्स को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे हमारा जो क्लास टेंथ का एनसीईआरटी है। ठीक है, और क्लास टेंथ की एनसीईआरटी के साथ साथ यानी हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स और स्कूल एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। और इसके अलावा हम लोग कवर करेंगे हमारे होने वाले जो एनटीएससी एग्ज़ाम है। ठीक है, एनटीएससी एग्ज़ाम और ऑल ओवर इंडिया जितने भी ओलंपियाड्स होते हैं, हमारे ओलंपियाड्स, चाहे हम नेशनल साइंस ओलंपियाड की बात करें या हमारे जो एनएसटीएससी एग्ज़ाम्स होता है या सिल्वर जोन ओलंपियाड की बात करें, तो इन सभी ओलंपियाड्स को भी हम इसमें कवर करेंगे। और इन सभी ओलंपियाड्स का जो सिलेबस है वो भी हम इस एग्ज़ाम को, इस हमारी जो कोर्स है, हमारा जो टेंथ क्लास का जो बायोलॉजी का कोर्स है, इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ईज़िली, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे और वीकली आपको एटलीस्ट 1 और 2 वीडियोस हमारे सिलेबस की, हमारे टेंथ सिलेबस की मिलती जाएंगी, जिनसे आप अपना जो सिलेबस है वो टाइम से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं हमारे क्लास टेंथ के टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो क्लास टेंथ का बायोलॉजी का चैप्टर, जिसे हम कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस को अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, लाइफ प्रोसेस बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है उसकी मैं बात बता दूं, क्योंकि इस एक चैप्टर में एक्चुअली ये एक चैप्टर नहीं है, इसमें कई अलग अलग चैप्टर्स को मर्ज किया गया है। ठीक है, और अगर हम बोलें तो इसमें कम से कम 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मर्ज करके ये एक अकेला चैप्टर बनाया गया है, जिसे हम कह रहे हैं लाइफ प्रोसेस। और क्लास टेंथ के सिलेबस में, जहाँ तक मेरा मानना है, क्लास टेंथ के सिलेबस में ये सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो अगर मैं पूरे सिलेबस को एक कंपैरिजन में लूँ तो ये लगभग 40% सिलेबस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, 40% सिलेबस क्लास टेंथ का ऑक्यूपाई करता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है लाइफ प्रोसेस और इसको समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है सो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी में रन करता है और हमारे सर्वाइवल को मेंटेन करता है, उसे लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, सो द प्रोसेसेस रनिंग इन आवर बॉडी दैट मेक अस अलाइव एंड मेंटेन आवर सर्वाइवल, वो प्रोसेस जो हमारी बॉडी में रन करते हैं और हमारे सर्वाइवल को मेंटेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जनरली बात करते हैं कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, किसे कहते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस? ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें या तो एनर्जी का फॉर्मेशन हो या एनर्जी का ब्रेकडाउन हो, उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच आइदर एनर्जी इज जनरेटेड और एनर्जी इज यूज्ड अप इज नोन एज मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इसीलिए इसके 2 फॉर्म हो जाते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होता है? यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जो एनाबॉलिज्म को डिफाइन करता है, और कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कैटाबॉलिज्म को डिफाइन करता है। किसे कहते हैं हम एनाबॉलिक प्रोसेस? एनाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी को कंज्यूम करके, ठीक है, कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड एंड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। और कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है द प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स आर कंज्यूम्ड ब्रोकन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, इनको हम देखेंगे और ये दोनों मिलाकर हो जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब द प्रोसेस इन विच आइदर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और एनर्जी इज यूटिलाइज्ड या ब्रोकन डाउन। ऐसे प्रोसेस की अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी में रन करते हैं
वो मेटाबॉलिक प्रोसेस ही होते हैं, हमारी बॉडी में रन करते हैं और हमें ज़िंदा रखने का काम करते हैं। अगर ये प्रोसेस रन नहीं हो, अगर ये प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो तो हमारे सर्वाइवल पे प्रॉब्लम आ जाएगी, वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। और कौन कौन से प्रोसेस इसमें आते हैं जनरली बात करें तो इसमें आता है न्यूट्रिशन, ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। और भी हैं लेकिन हमने इलेबोरेटेड पॉइंट में इनको 4 प्रोसेसेस में रखा है। सो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेसेस हैं और ये चारों प्रोसेस अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि रिप्रोडक्शन। अगर हम इन चारों प्रोसेसेस की बात करें तो कहते किसको हैं? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस टेकन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, which is the substance from present outside the body taken inside, which after some time become part of our protoplasm। ठीक है, एक बार फिर से डिफाइन करते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी टेकन इनसाइड, which after some time become part of our protoplasm and provide us energy। और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक्चुअली ये 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, तो इसको हम जनरली डिफाइन करते हैं, एक फिजिकल रेस्पिरेशन और एक सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको? द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब भी फूड का स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, फूड को ब्रेक किया जाता है जिससे उसमें से एनर्जी को निकाला जा सके, ठीक है, उसमें जो एटीपी है, जो एनर्जी स्टोर, हम कहते हैं ना खाना खाने से एनर्जी मिलती है, ठीक है, और कुछ भी हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो क्यों मिलती है? क्योंकि वो फूड बॉडी में जाता है और उस फूड को ब्रेक किया जाता है, और उस फूड को ब्रेक करने के बाद उसमें से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, देन दैट इज टर्म्ड एज रेस्पिरेशन। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन द मूवमेंट ऑफ नेसेसरी सब्सटेंसेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर दे आर रिक्वायर्ड। सो नेसेसरी सब्सटेंसेस को बॉडी के उन पार्ट्स तक पहुंचाना जहां उनकी ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन, और हमारी बॉडी में से सर्कुलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सारे पॉइंट्स आप लिखते चलेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज टर्म्ड एज एक्सक्रीशन। तो जो भी हमारी बॉडी में ये प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे हैं, तो इन प्रोसेसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है, ठीक है, कुछ अनवांटेड मटेरियल रिलीज होता है, कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज होता है, और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर थ्रो करना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये वो प्रोसेसेस हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इज़ रिप्रोडक्शन इज़ कंसिडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस और रिप्रोडक्शन इज़ कंसिडर्ड एज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस, और बोथ? क्या हम रिप्रोडक्शन को मेटाबॉलिक प्रोसेस मानेंगे, क्या हम रिप्रोडक्शन को लाइफ प्रोसेस मानेंगे, या हम रिप्रोडक्शन को दोनों मानेंगे? तो पहले इसका आप एक आंसर जो है वो आप कमेंट में लिख दीजिए। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हम रिप्रोडक्शन को किस तरह का प्रोसेस मानेंगे और क्यों मानेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन क्या होता है? हाउ विल वी डिफाइन? अ प्रोसेस इन विच any one individual or more than one individual produces a new individual of their same species। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल अपनी ही स्पीशीज़ के नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है, ठीक है। अब अगर कोई भी ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, नया ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज़ का बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इट इज़ अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी यूटिलाइज होगी उस प्रोसेस को रन करने के लिए, तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है।
रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेक अस अलाइव। तो इसलिए रिप्रोडक्शन एक जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, बट रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ लाइफ प्रोसेस। इसे लाइफ प्रोसेस नहीं माना जाता बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। हाँ, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अपनी अपकमिंग रेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, आने वाली नस्ल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, बट किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। अब मैंने बोला कि रिप्रोडक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो अब आता है कि फिजियोलॉजी क्या होती है, और बड़ा सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या होती है फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजी क्यों ज़रूरी है? सो जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का जो नॉर्मल रेट है, ठीक है, नॉर्मली रन करते हैं तो अपने नॉर्मल रेट पर ही रन करते हैं। अगर कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, जैसे हार्ट बीट है तो वो 72 बीट पर मिनट एक एवरेज रन करती है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो। सो द स्टडी ऑफ metabolic processes running in our body at normal rate is known as physiology। तो जो भी metabolic processes हमारी बॉडी में नॉर्मल रेट पर रन करते हैं उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाता है। एंड इफ़ दे स्टार्ट रनिंग ऑन एबनॉर्मल रेट, अगर वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, अगर वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एबनॉर्मल रेट पर रन करने लगते हैं, तो भी हमें पता करना पड़ता है कि भाई क्यों एबनॉर्मल हो रहा है। हार्ट बीट अगर बढ़ रही तो क्यों बढ़ रही है, कम हो रही तो क्यों कम हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो क्यों बढ़ा हुआ है, कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बॉडी में कहीं स्वेलिंग है, तो ये सारे इवेंट अगर हो रहे हैं जो एबनॉर्मल इवेंट है, ठीक है, ये कैसे इवेंट है? एबनॉर्मल इवेंट है। सो अगर ये एबनॉर्मल इवेंट हमारी बॉडी में रन कर रहे हैं, ठीक है, और लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो एबनॉर्मल रेट पर रन कर रही हैं, तो उनकी स्टडी को हम बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, सो नॉर्मल रेट पर स्टडी फिजियोलॉजी, एबनॉर्मल रेट पर स्टडी कहलाता है पैथोलॉजी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल रेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इज नोन एज पैथोलॉजी। और ये दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट होते हैं। तो अगर नॉर्मल रहेगा तो फिजियोलॉजी, कुछ बढ़ गया कुछ कम हो गया तो उसको स्टडी करेंगे, क्यों बढ़ा क्यों कम हुआ, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पैथोलॉजी। फिर स्टार्ट करते हैं हमारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, एक एक करके इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस आता है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, और न्यूट्रिशन को हमने अभी डिफाइन किया, फिर से डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी टेकन इनसाइड विच आफ्टर सम टाइम बिकम पार्ट ऑफ आवर प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसा प्रोसेस जो बॉडी के बाहर पाया जाता है, जिसे हम कुछ समय बाद बॉडी के अंदर लेते हैं और वो हमारे बॉडी का प्रोटोप्लाज्म बन जाता है, दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन बेसिकली दो टाइप का होता है। कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सो एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जहाँ पर स्टेटमेंट बड़े हैं मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, आप उसको नोट करते हुए चलेंगे। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे। बाकी उसके बाद आता है ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। किसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और किसे कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? सपोज कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है, खुद बनाता है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन दिस प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे? अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उसे मिला, रॉ मटेरियल देना पड़ेगा, रॉ मटेरियल दिया गया, उसने रॉ मटेरियल को लिया और रॉ मटेरियल से अपना खुद का फूड उसने खुद प्रिपेयर किया, देन इट विल बी टर्म्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्ड प्री प्रिपेयर्ड फूड। एक ऐसा
प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म प्री प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करता है, पहले से बनाए हुए फूड को कंज्यूम करता है, उसे कहा जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल। सो प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल। और हेटरोट्रॉपिक में क्या है? कंज्यूम प्री प्रिपेयर्ड फूड। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम प्री प्रिपेयर्ड फूड। प्री प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है। सो हम अपना फूड खुद बनाएं तो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऐसा समझने की कोशिश करो, ऐसा नहीं कि हम ऑटोट्रॉपिक हैं, लेकिन अगर एक कंपैरिजन है, अगर हम घर में हमें कुकिंग आती है, ठीक है, कुकिंग आती, हमने सब लिया, राइस लिया, वीट फ्लोर लिया, वेजिटेबल लिया, सब कुछ खुद बनाया, तो वो एक है कि हमने कुकिंग खुद की, ठीक है, वो ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन यहाँ पर भी हम इसको ऑटोट्रॉपिक नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो मटेरियल वो हमने बाहर से लाया है, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्लांट्स परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है, और जिस प्रोसेस से ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है उसे? फोटोसिंथेसिस। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है एग्जाम्पल एनिमल्स में, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। उनको हम डिटेल में अभी हमारे इस कोर्स में इनकी ज़रूरत नहीं है कि कितने अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ बेसिक्स हम नोट कर लें, जैसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। सो हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर्बीवोर्स हम कहते हैं, नोट करते चलेंगे। हर्बीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, दे आर टर्म्ड एज हर्बीवोर्स। सेकेंड आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो फ्लैश को फीड करते हैं। तीसरा आता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स हमने सुना है, ओमनीवोर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन बोथ, विच हैज न्यूट्रिशन एबिलिटी ऑफ बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, जो प्लांट और एनिमल्स या फ्लैश दोनों को कंज्यूम करते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमनीवोर्स। तो ये एक बेसिक है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। और इसके अलावा भी आते हैं, जैसे मैं कुछ एडिशनल आपको बता दूं, हम बोलते हैं सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक होता है द वन विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को कंज्यूम करता है उसे सैप्रोजोइक कहा जाता है। हम एज ए ह्यूमन जो है वी आर होलोजोइक। अब हम बोलेंगे सर आज तक तो हमने ओमनीवोरस पढ़ा था, अभी ये होलोजोइक क्या होता है? तो है वो ओमनीवोरस ही, लेकिन ओमनीवोरस का एक टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। किसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन? द न्यूट्रिशन विच गेट कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। ऐसा न्यूट्रिशन जो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है उसे कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं? पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। ये 5 स्टेप्स होते हैं, नोट कर लेना। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, अगर ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है तो उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे एक सैंग्विवोरस है, सैंग्विवोरस, ठीक है। सैंग्विवोरस जो ब्लड सक करते हैं, ब्लड फीडर होते हैं, उन्हें सैंग्विवोरस कहा जाता है। ऐसे करके और भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक कैनाबैलिज्म है, ठीक है, कैनाबैलिज्म मैं नोट कर दे रहा हूँ, जैसे मुझे याद आ रहा है कैनाबैलिज्म। वैसे तो अगर लिखने जाए तो बहुत एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें हमें जानना है। कैनाबैलिज्म यानी
कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म को फीड करे, ठीक है, अपनी ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म को खा जाए, उसे कहते हैं कैनाबलिज्म, जो कि कोबरा में देखा जाता है। एक कोबरा दूसरे कोबरा को ऐसा खा जाता है, शार्क में भी देखा जाता है, ठीक है। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म, वाइल्ड डॉग्स होते हैं उनमें भी देखा जाता है, ठीक है, जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने ही स्पीशीज़ के दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज ए फूड कंज्यूम कर लेता है, खा जाता है, उसका शिकार करता है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज कैनाबलिज्म, ठीक है। तो ये सभी टाइप्स हैं किसके, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, और ये पाया जाता है किसमें, बेसिकली एनिमल्स में, और एनिमल्स में ही हम ह्यूमंस भी आते हैं। तो यहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमने बेसिक उसके 2 टाइप देख लिए। नेक्स्ट आते हैं पहला पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो किसे कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो ऑर्गेनिज्म जब रॉ मटेरियल से खुद अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करता है तो उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब इसमें जो प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करने के लिए, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को जनरली हम किस नाम से जानते हैं? फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रहेगा, फोटोसिंथेसिस के नाम से हम इस प्रोसेस को जानते हैं। सो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसको अगर हम डिफाइन करें, सो अ प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in presence of chlorophyll and light get converted into carbohydrate and oxygen is liberated, ठीक है, then that will be termed as photosynthesis। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड, एक बेसिक हम आइडिया बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, एंड by which it is converted into carbohydrate and oxygen is released in this process। तो ये एक टाइप है जिसे हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कह रहे हैं, ठीक है। सो ये अगर हम बात करें कि नाम इसका फोटोसिंथेसिस क्यों पड़ा, क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, याद रखना है, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो क्या मतलब आएगा? लाइट का फॉर्मेशन? लाइट का फॉर्मेशन नहीं होगा। लाइट इज ए एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो लाइट का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है, हाँ लाइट की प्रेजेंस में फॉर्मेशन हो रहा है, और इसीलिए इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ फूड, synthesis of carbohydrate in presence of light is termed as photosynthesis, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है। अब टाइप की बात आती है कि फोटोसिंथेसिस तो हम देखते हैं तो किस में पाया जाता है, तो प्लांट्स और बैक्टीरियाज में पाया जाता है। अब टाइप्स में आते हैं तो 2 बेसिक टाइप आते हैं इसके, एक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और दूसरा एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, तो जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, उसे कहा जाता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। और एक ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता, उसे कहा जाता है एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। सो O2 इज नॉट प्रोड्यूस्ड। वैसे तो ये बेसिक डिफरेंस है जिसके बेस पर इनमें नाम दिया गया है, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। लेकिन जब हम इनकी बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा देखेंगे, तो एनऑक्सीजेनिक जो है ये पाया जाता है बेसिकली कीमोट्रॉप जो बैक्टीरिया हैं, यानी कीमो ऑटोट्रॉप जो बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया तब अर्थ पे पाए जाते थे जब अर्थ पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं था। यानी दीज बैक्टीरिया जो भी एनऑक्सीजेनिक परफॉर्म
फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं। कौन परफॉर्म करते हैं लिख देते हैं भाई, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो अर्थ पे तब से प्रेजेंट हैं जब से अर्थ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, और उस समय जो एटमॉस्फेयर अर्थ पे प्रेजेंट था उसे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो अर्थ पे जब भी फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ तो सबसे पहले एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शुरू हुआ, बाद में इसमें इवोल्यूशन हुआ, ये प्रोसेस थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगा, जिसके बाद हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो गया और इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस था, जो प्रिमिटिव अर्थ पे होता था, दैट इज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। डिटेल में इसको हम आगे देखेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। तो हमें रिक्वायरमेंट सबसे पहले जो पड़ती है उसको जानने से पहले हम ये देखें कि हाँ, रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है लाइट, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के नहीं होगा, ठीक है। और लाइट चाहिए, तो मैं कुछ टेक्निकल टर्म बोलूँगा, ये टेक्निकल टर्म धीरे धीरे सुनना, समझना और लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइट चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर टर्म्ड एज फोटोन। तो लाइट में एक्चुअली हमें कौन सी लाइट चाहिए भाई? सनलाइट। और सनलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो यूनिट होती है सनलाइट के पार्टिकल्स की, दैट इज नोन एज फोटोन, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कौन से पार्टिकल्स चाहिए? फोटोन पार्टिकल्स। फोटोन पार्टिकल्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जो फोटोसिंथेसिस का रनिंग फ्यूल है, जो फोटोसिंथेसिस का रनिंग फ्यूल है। सो दीज आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ये सन से एनर्जी को लेकर हमारे अर्थ पे आते हैं। फोटोन पार्टिकल्स, हम उन्हें फोटोन बोलते हैं। और कितना फोटोन चाहिए एटलीस्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी कितनी लाइट चाहिए? भाई लाइट का एक अमाउंट भी होता है, या आज ये बात आप जान के यहाँ से जानोगे कि लाइट का एक अमाउंट भी होता है, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ लाइट की हमें ज़रूरत होती है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और उस डेफिनेट अमाउंट वो आता है लाइट का 8h न्यू, ठीक है, 8h न्यू। ये द मिनिमम अमाउंट ऑफ light required to perform photosynthesis is 8h nu, and this amount is known as 1 quantum. This amount is known as 1 quantum. So सनलाइट की ज़रूरत है, लेकिन सनलाइट में कितनी सनलाइट चाहिए? 8h nu। क्या इससे कम रहेगी तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। इससे ज़्यादा हाँ चल जाएगा। 8h nu की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा जो है फिर वो उसी मल्टीपल में डिवाइड होती जाएगी। तो मिनिमम 8h nu लाइट की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं 1 क्वांटम, ठीक है। सो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट इज 1 क्वांटम। अब आगे आते हैं। तो लाइट जो कौन सी लाइट, क्या हमारी जो फ्लोरोसेंट लाइट है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं? तो भाई भले ही ये लाइट है, हमारी एलईडी लाइट क्या फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है? हमारे जो ट्यूब लाइट है क्या वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो सन से आने वाली लाइट होती है वो कोई एक सिंगल लाइट नहीं होती, उसमें अलग अलग लाइट्स का पूरा एक रेंज पाया जाता है, ठीक है। और उस रेंज में बहुत अलग अलग तरह का रेडिएशन होता है। उसमें इंफ्रारेड रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, अल्फ़ा रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, और ओजोन जो हार्मफुल रेडिएशन को अर्थ पे नहीं आने देता। और एक लाइट जो हमें दिखाई देती है जिसे बोलते हैं विजिबल लाइट या विजुअल लाइट, और उस लाइट का भी एक पूरा रेंज है जिसे हम कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं उसे? विजिबल स्पेक्ट्रम। देखते हैं इसको कि भाई ये सन है, सन से आ रही है सनलाइट। इस सनलाइट को हम इलेबोरेट करते हैं इसकी रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए।
तो इसको हमने इलेबोरेट किया। तो इलेबोरेट करेंगे तो इसमें हमें कई अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स मिलेंगी, ठीक है। इसमें क्या मिलेंगी? कई अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स मिलेंगी। ये हमने इसको इलेबोरेट किया, ठीक है। और इसमें कई अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स मिलेंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट वो लाइट जो हमें दिखाई देती है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट वो लाइट जो हमें दिखाई देती है, उस लाइट को हम बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर, या विजुअल स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विजुअल स्पेक्ट्रम। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। ठीक है, विबग्योर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये वही रेज हैं जब ये जब रेन होता है, जब बारिश होती है और उसी समय अगर सनलाइट अपीयर हो जाए तो जो वाटर होता है, जो रेन वाटर होता है, उस वाटर से ये डिस्ट्रैक्ट होती हैं और डिस्पर्स होती हैं लाइट जो हैं, और हमें रेनबो दिखता है, ठीक है। वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं बस ये बता रहा हूँ कि रेनबो में ये 7 कलर्स होते हैं, ठीक है, विबग्योर। और इसमें जो इनकी वेवलेंथ है वो वायलेट जो है उसकी लगभग 400 नैनोमीटर होती है और रेड की 700 नैनोमीटर। तो हमें जो ये याद रखना है, जो विजुअल स्पेक्ट्रम की रेंज है वो कहाँ से कहाँ आती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। और इस रेडिएशन को फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, या इस रेडिएशन को कहते हैं पार, ठीक है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर का जो रेडिएशन है दैट इज नोन एज पार। पार स्टैंड्स फॉर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। यानी ये वो लाइट की रेंज है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रेंज ऑफ sunlight which is required for photosynthesis is known as photosynthetically active radiation, ठीक है। याद रखना है, पार कहा जाता है। रेंज कहाँ से कहाँ आती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इसी में ये हमारा जो विजुअल स्पेक्ट्रम है ये पाया जाता है। अब याद रखना है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है इसमें, और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, यानी 400 नैनोमीटर। अच्छा, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है इसीलिए क्या होता है, जो स्टॉप लाइट होती है, ट्रैफिक में जो स्टॉप लाइट होती है वो रेड होती है, क्योंकि रेड वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो दूर से दिखाई देगी, ठीक है। ये याद रखना है। इसलिए रेलवे वगैरह में भी जो रेड लाइट है वो हमें दूर से दिख जाती है, इसलिए रेड की जो है इम्पोर्टेंस टू स्टॉप, खतरा अगर दूर से दिखाई दे जाए तो अच्छी बात है, तो इसलिए रेड लाइट को जो है स्टॉप लाइट कंसिडर किया गया है। अभी इसमें विबग्योर में एक पॉइंट और आता है कि वैसे तो ये जो विबग्योर है, यानी जो हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, इट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसकी सभी लाइट्स में, सभी लाइट्स की जो वेवलेंथ वाली लाइट्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनमें सब में फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन सभी में फोटोसिंथेसिस का रेट अलग अलग पाया जाता है। किसी में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, किसी में फोटोसिंथेसिस कम होता है। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि किस में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, तो इसको स्टार लगा के लिखना कि ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट शो हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो याद रहेगा, ब्लू एंड रेड लाइट शो हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
अब 11th की जो NCERT है, इसको ध्यान से सुनना, 11th की जो NCERT में उसमें एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम कैसा दिया गया है? डायग्राम दिया गया है ब्लू और रेड लाइट के का कंपैरिजन दिखाया गया है, और उस कंपैरिजन को अगर हम बहुत ध्यान से स्केल लेके मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें भी ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस रेड लाइट से ज़्यादा होती है, यानी ये दोनों हाईएस्ट हैं बाकी लाइट्स के कंपैरिजन में, लेकिन इन दोनों में भी ब्लू नंबर 1 और रेड नंबर 2, ठीक है। सो ब्लू नंबर 1 एंड रेड लाइट नंबर 2, क्या परफॉर्म करने के लिए भाई? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? लाइट के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट। और एग्ज़ाम में अगर पूछेगा, अगर एग्ज़ाम में ऐसा ऑप्शन दिया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन, और उसमें ब्लू लाइट नहीं लिखा है, रेड लाइट एक ऑप्शन में है, तो हम रेड लगाएंगे। और अगर लिखा है बोथ ब्लू एंड रेड लाइट तो हम उसको लगाएंगे। और अगर ये कंपैरिजन दे दिया कि ब्लू और रेड के बीच में, तब हम ब्लू को लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि कब हमें ब्लू ऑप्शन चूज़ करना है और कब हमें रेड ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हम NCERT को ही फॉलो कर रहे हैं, तो भले ही आगे हायर क्लासेस में है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम यहाँ से ही लेके चलेंगे तो हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हमारा कन्फ्यूजन जो है वो दूर रहेगा और कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में? लाइट के बारे में। नेक्स्ट जो सेकंड हमारी रिक्वायरमेंट है, जो दूसरा रिक्वायरमेंट है हमारा, वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है भाई? इट इज़ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इट इज़ अ ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। ग्रीन कलर का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। जनरली जो क्लोरोफिल है उसका जो ये मेन जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए होता है। वैसे तो दो तरह का होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। क्यों मेन पिगमेंट है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। क्यों मेन पिगमेंट है? अच्छा, इनके अलावा, क्लोरोफिल के अलावा एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्चुअली जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये करते क्या हैं? जो फोटोन पार्टिकल्स आते हैं, जो लाइट आता है, उस लाइट के पार्टिकल्स को, उन फोटोन पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब करके उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये हमें याद रखना है। सो दे आर प्रेजेंट टू एब्जॉर्ब लाइट पार्टिकल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय ये लाइट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए पाए जाते हैं। एसेसरी पिगमेंट भी होते हैं, एसेसरी पिगमेंट जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, लाइकोपीन, फाइकोएरिथ्रिन। अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं। मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए, ठीक है। अच्छा, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल टुगेदर दे आर नोन एज कैरोटीनॉइड, इसको याद रखना है। इनको एक साथ कैरोटीनॉइड कहा जाता है। क्यों ज़रूरी है ये आगे मैं बताऊंगा क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जब हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे या जब हम डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये मेन पिगमेंट होते हैं। अब बात आती है कि ये जो क्लोरोफिल है ये क्या काम करते हैं, हाउ दे वर्क, ठीक है, एंड व्हाट दे वर्क, क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। सो दे ट्रैप, ये ट्रैप करते हैं किसको? जो फोटोन पार्टिकल है। सो अब मैं बोलूं कि आर दे कैपेबल, क्या जो क्लोरोफिल है, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ट्रैप कर सकता है? तो नहीं, ठीक है। एटलीस्ट 230 मॉलिक्यूल्स
ठीक है, 230 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं और वो यूनिट काम करती है। एक अकेला जो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस या लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ठीक है। एटलीस्ट कितने होने चाहिए? 230, मिनिमम 230, 230 से कम नहीं चलेगा, ठीक है। ये 230 मॉलिक्यूल्स मिलकर काम करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो इनकी एक यूनिट बन जाती है और उस यूनिट को हम कहते हैं क्वांटासोम। सो 230 मॉलिक्यूल्स की यूनिट जो होती है उस यूनिट को हम बोलते हैं क्वांटासोम। तो ये याद रखना है कि क्वांटम क्या होता है और क्वांटासोम क्या होता है। क्वांटम द मिनिमम unit of photon particles to perform photosynthesis, 8 hν, that is quantum, and the minimum unit of chlorophyll molecule to perform photosynthesis, that is quantasome। तो उधर 8 hν चाहिए, 8 units of photon particle चाहिए और इधर 230 molecules of chlorophyll चाहिए। अब ये जो 230 मॉलिक्यूल होंगे तो भाई सभी मॉलिक्यूल अपना मनमाना काम ना करें, इसलिए कि उनका नेता होता है, ठीक है। नेता मतलब जो सभी को कंट्रोल करेगा, और सभी को कंट्रोल करेगा तो उस एक जो इनका जो हेड है उसे कहा जाता है रिएक्शन सेंटर, ठीक है। सपोज करो ये 230 मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज है, ठीक है, 230 मॉलिक्यूल्स अरेंज है और एक उनका क्या है? हेड है, एक उनका हेड है और उस हेड को कहा जाएगा रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। और वो रिएक्शन सेंटर क्या होता है? हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। रिएक्शन सेंटर हमेशा कौन होता है? क्लोरोफिल ए। तो ये याद रखना है, रिएक्शन सेंटर कौन होगा? क्लोरोफिल ए। सो जितने भी ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें उनका रिएक्शन सेंटर बना होगा किसका? क्लोरोफिल ए का। अब बात है कि अगर क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, वही रिएक्शन सेंटर होता है जो बाकियों को कंट्रोल करता है, और तो बाकी पिगमेंट की ज़रूरत क्या है? तो एक्चुअली समझने की कोशिश करें, वाई अदर पिगमेंट्स आर रिक्वायर, बाकी पिगमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो एक्चुअली होता क्या है कि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर तो है बट इट कैन नॉट एब्जॉर्ब वेवलेंथ ऑफ ऑल द लाइट्स। सभी लाइट्स, अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसी भी लाइट होती हैं जो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट होती हैं जो इसे डैमेज कर सकती हैं। सो इसलिए ये सभी को एब्जॉर्ब नहीं करता। सो इट डज नॉट एब्जॉर्ब लाइट्स ऑफ ऑल वेवलेंथ। सो जो वो लाइट जिसे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, दे आर एब्जॉर्ब बाय अदर पिगमेंट। तो दूसरे जो पिगमेंट है वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को किसे दे देते हैं? रिएक्शन सेंटर को दे देते हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी आती है, ठीक है, वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक होता है रिएक्शन सेंटर और नीचे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एंटीना मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिन्हें एंटीनरी मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, एंटीनरी मॉलिक्यूल्स। तो एंटीनरी मॉलिक्यूल जो है बाकी पिगमेंट के हो सकते हैं और लेकिन रिएक्शन सेंटर होगा किसका? क्लोरोफिल ए का। सो antinary molecules and or all other pigment absorb that light which cannot be absorbed by chlorophyll A and transfer that energy to chlorophyll A। तो बाकी लाइट को भी एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद उस एनर्जी को किसे दे देंगे? क्लोरोफिल ए को। और क्लोरोफिल ए उस एनर्जी को लेके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। इट विल एमिट एन इलेक्ट्रॉन टू परफॉर्म या टू जनरेट टू इनिशिएट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये इलेक्ट्रॉन एमिट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की मैं बात कर रहा हूँ। क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट, रिएक्शन सेंटर है। दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है? तो डिफरेंस आता है इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। पहले मैं इनका फॉर्मूला आपको बताता हूँ और फिर हम इनके डिफरेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल ए के बारे में, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ठीक है,
तो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला आ जाता है C55H72O5N4Mg एंड क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला आ जाता है C55H70O6N4Mg। ठीक है, ये हमें नोट करना है। क्यों नोट करना है भाई, ये इम्पॉर्टेंट है ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो मैग्नीशियम इज द कोर एलिमेंट। ठीक है, कोर एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, ये स्टार लगा के लिखना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम बात करें तो दोनों में डिफरेंस जो है वो क्लोरोफिल ए में एक पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच होता है और क्लोरोफिल बी में उसी पोजीशन पर CHO ग्रुप अटैच होता है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में, कि जहाँ पर क्लोरोफिल ए कंटेन CH3 ग्रुप, वहीं पर क्लोरोफिल बी कंटेन CHO ग्रुप। ठीक है, अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए और या बोला जाए क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बना होता है टेट्रापाइरोल रिंग, टेट्रापाइरोल रिंग एंड अ फाइटोल चेन, फाइटोल चेन। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्लोरोफिल बनाते हैं। टेट्रापाइरोल रिंग क्या होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है, ये पाइरोल रिंग है। ऐसी कितनी रिंग चाहिए, 4 रिंग चाहिए, और ये चारों रिंग मिलकर एक जो है स्ट्रक्चर बनाती हैं, जो स्ट्रक्चर काइट जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये टेट्रापाइरोल रिंग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो काइट जैसा दिखता है, और जो फाइटोल चेन है उसमें एक टेल जैसी दिखती है, 20 कार्बन की चेन होती है, 20 कार्बन चेन। यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा। बीच में इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो इनका कोर एलिमेंट होता है, और ये हमें स्ट्रक्चर दिखता है किसका, क्लोरोफिल का। काइट लाइक स्ट्रक्चर है, टेट्रापाइरोल रिंग, टेट्रापाइरोल रिंग और फाइटोल चेन, फाइटोल चेन। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं 230 मॉलिक्यूल्स की यूनिट क्या करते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट को ये एमिट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं, नॉट लाइट, इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। कहाँ से एमिट करते हैं, रिएक्शन सेंटर से, और जो रिएक्शन सेंटर है इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली क्लोरोफिल ए, बिकॉज क्लोरोफिल ए इज़ द मेन पिगमेंट। इनमें जो डिफरेंस मैं बात कर रहा था, एक पोजीशन होती है एक्स पोजीशन, वहाँ पर अगर CH3 है तो वो क्लोरोफिल ए है, और अगर वहाँ पर CHO है तो वो क्लोरोफिल बी कहलाता है। यही बेसिक डिफरेंस पाया जाता है इन दोनों में। ठीक है, तो ये था बच्चों लाइफ प्रोसेस का हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं, और उसमें अभी हमने उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को देख लिया है। अब ये प्रोसेस कैसा होता है और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंटरेस्टिंग है, वो सारे पॉइंट्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।